जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके विचरा के सोदरी इस प्यारे से YouTube चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। लाडले, जिस प्रकार से जीके जीएस की आपकी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज के अंदर आपके जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट नंबर आपके 7 आज करने जा रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस सेट नंबर 7। जिसने पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 को नहीं देखा, वो सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हो अपने प्लेलिस्ट में। आपको इनकी सारी की सारी प्रैक्टिस सेट की क्लास आपको मिल जाएगी। सभी से कहना चाहता हूँ, जिनका सपना है कि अब की बार वर्दी लेनी है, तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जो भी चैनल पे नए बने हैं सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लाडले, हर एक एग्जाम के लिए जीके की अहम भूमिका होती है, और उसी की भूमिका को तुम पूरा करने के लिए जीके जीएस की पूरी मेहनत करते हो, फिर भी लास्ट में बोलते हो सर ये जीके का प्रश्न पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ये सारी आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 10-10 क्वेश्चन दिए गए हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 30 से 40 मिनट की वीडियो बनी है, और लगाइए आप सारे। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 नंबर है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। कमेंट करते चलेंगे सारे विद्यार्थी साथ साथ में। देखिए क्या दिया गया कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली। यहां पे भारत की बात कर ली, किसकी बात कर ली? भारत को 2 बराबर भागों में। अगर भारत को 2 बराबर भागों में बांटे तो उस रेखा का नाम पूछ रहा आपसे, बताइए। तो भारत को 2 समान भागों में बांटने वाली जो रेखा है, उसके ऊपर भारत के कुल कितने राज्य पड़ते हैं? अगर यही प्रश्न आ जाए कि सर भारत की जगह नाम आ जाए विश्व, यानी कि पूरे वर्ल्ड को 2 भागों में बांटते, उसको बोलते हैं भूमध्य। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, यानी कि विश्व के मध्य से गुजरने वाली भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, उसी के ठीक ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा, जिसे अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। यानी कि भारत के जो बीचों बीच रेखा है, उसका नाम क्या है? कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। और इसी का पेपर में आपके क्वेश्चन बनता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है, ये नदी पूछता है आपसे, तो याद रखना माही नदी। क्या बताओगे? माही नदी। कर्क रेखा पे जब सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य का प्रकाश कैसा पड़ता है? लंबवत। प्रकाश कैसा पड़ेगा? लंबवत। और कब पड़ेगा? 21 जून। तो 21 जून को पृथ्वी के यानी कि उत्तरी गोलार्ध का दिन क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि भारत का दिन बड़ा कब होता है? 21 जून को, जिसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ सकता है कि जो भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा है कर्क रेखा, इस कर्क रेखा पे कुल राज्य कितने हैं? कर्क रेखा पे कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो कर्क रेखा पे जो राज्यों की संख्या है, वो याद रखना 8 राज्य हैं। 8 में सबसे पहले एक आता है आपके गुजरात के बाद में आता है राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आता है आपके झारखंड, और झारखंड के बाद आता है वेस्ट बंगाल के बाद में त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। तो कर्क रेखा पे भारत के कुल राज्य पूछेगा आपसे 8 राज्य। ध्यान से सुनना, अगर प्रश्न आ जाए इस कर्क रेखा के किनारे नजदीक जो शहर है, कर्क रेखा के बिल्कुल निकट शहर की बात करें, तो याद रखना झारखंड की राजधानी रांची शहर पड़ता है। अक्सर पेपर में आता है कि कर्क रेखा के नजदीक शहर कौन सा है, तो आप बताओगे झारखंड की राजधानी रांची। एक प्रश्न सुनना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा बोलते हैं, ये विश्व के, याद रखना कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से वह 3 महाद्वीप से वह 3 महासागर से गुजरती है। आपसे प्रश्न आ सकता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जबकि विश्व के कितने देशों से? 18 देशों से, 3 महाद्वीप से, 3 महासागर से। ये तीनों बातें आपको ध्यान देना है। वहीं पे एक बात याद रखना, अगर प्रश्न आ जाए कि कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश
सबसे लंबवत कब पड़ता है? 21 जून को। जबकि कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश तिरछा कब पड़ेगा? तिरछा पड़ेगा 22 दिसंबर को। इसलिए भारत का सबसे छोटा दिन वह रात लंबी होती है 22 दिसंबर को। दिन बड़ा वह रात छोटी होती है, याद रखना, 21 जून को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं भाई। विषुवत रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो पूरे विश्व को दो भागों में बांटती है। हमारी पृथ्वी का जो ग्लोब है उसके मध्य से गुजरने वाली रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। मकर रेखा आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दो भागों में बांटती है। मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, ये तीनों की तीनों जो रेखाएं गुजरती हैं, ये रेखाएं गुजरती है अफ्रीका से। कहां से गुजरती है? अफ्रीका से। तो कई बार प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा ये तीनों गुजरती है। दोस्तों वीडियो पसंद आते तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें लाडले। अगले प्रश्न को देखिए भाई, क्या दिया गया फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का खेल मैदान, आपको कई शहरों के उपनाम पूछेगा। उपनाम, उपनाम समझते हो? निकनेम। क्यों फेमस है, किस लिए फेमस है? यूरोप का खेल मैदान किसे कहा गया? ऑप्शन में दिया गया बेल्जियम को, इटली को, फ्रांस को या स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड की एक जगह पड़ती है जिनेवा। क्या पड़ती है? जिनेवा। जिनेवा में WHO का मुख्यालय। बहुत बार पेपर में आता है कि प्रश्न आता है जिनेवा नामक जगह किस देश में है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल उसका नाम है बर्न। क्या नाम है? बर्न। लेकिन स्विट्जरलैंड का एक शहर है लुसाने। लुसाने, जहां 1894 में ओलंपिक कमेटी की स्थापना, यानी कि ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर भी किस देश में पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? यूरोप का। इसलिए यूरोप का खेल मैदान किसको बोलते हैं? स्विट्जरलैंड को। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए यूरोप का बारूद का पीपा किसको बोलते हैं? यूरोप का बारूद का पीपा, तो एक यूरोप का देश है जिसे बोलते हैं बाल्कन। क्या बोलते हैं? बाल्कन। तो बाल्कन को क्या बोलते हैं? बारूद का पीपा। तो यूरोप में बारूद का पीपा किसे बोला गया है? बाल्कन को बोला गया। जबकि यूरोप का खेल मैदान किसको बोला गया? स्विट्जरलैंड को। एक याद रखना, इटली की राजधानी क्या है? रोम है। क्या है भैया? रोम। और याद रखना, इस रोम को बोलते हैं सात पहाड़ियों या बोलेंगे सात पर्वतों का शहर। तो 7 पर्वतों का शहर किसे बोला गया? रोम को बोला गया। एक बात और सुनना, एक आपने शहर सुना हो जिसका नाम है मुंबई। क्या नाम है? मुंबई। तो मुंबई को बोलते हैं सात टापुओं का शहर। 7 टापुओं का शहर, टापुओं का शहर। तो 7 टापुओं का शहर किसको बोला गया? मुंबई को बोला गया। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। उपनाम बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे एक नाम मिलेगा प्यासी भूमि का महाद्वीप। तो महाद्वीप याद रखना भैया, आपके उत्तर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और सुनना, अगर प्रश्न आ जाए आपके लिए कि नई दुनिया का महाद्वीप किसे बोलते हैं? नई दुनिया का महाद्वीप किसे कहा गया? नई दुनिया का महाद्वीप। तो आपका राइट उत्तर यहां बनेगा आपके उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। एक और सुनना ध्यान से आप, अगर प्रश्न आ जाए अंध महाद्वीप, महाद्वीप, तो अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। एक प्रश्न और पूछेगा पक्षियों का महाद्वीप। तो पक्षियों का जो महाद्वीप है वो याद रखना किसको बोलते हैं? तो आपका उत्तर बनेगा सर दक्षिणी अमेरिका को। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप। तो ये उपनाम बहुत ज्यादा फेमस है। निकनेम, तो ये उपनाम आपको पेपर में अक्सर मिलते हैं। इनके बहुत ही प्रश्न है, जैसे ईश्वर नगरी, आपके प्रयागराज, नवाबों का शहर लखनऊ, महलों का शहर कोलकाता, ये सारे आपको एक उपनाम से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी के?
तो याद रखिए यूरोप का जो खेल मैदान है वो स्विट्जरलैंड को बोला गया, और स्विट्जरलैंड के एक शहर है लुसाने, क्या नाम है, लुसाने। तो लुसाने के अंदर ओलंपिक समिति का मुख्यालय है, लेकिन स्विट्जरलैंड के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है जनेवा। तो जनेवा के अंदर याद रखना आपके WHO, WTO, रेड क्रॉस इनका मुख्यालय है। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल का नाम है बर्न, और बर्न के अंदर पड़ता है अंतरराष्ट्रीय डाक संगठन का मुख्यालय, डाक संगठन का मुख्यालय। तो इस प्रश्न में इतनी बातें याद रखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सारे विद्यार्थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश की कैपिटल का नाम पूछ रहा हूं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है? ऑप्शन में दिया गया पोर्ट ब्लेयर, कावरती, यगून और अग्रा आपके अगरतला। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश क्या चीज है? तो याद रखना सर ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है ये। आपको एक तो प्रश्न ये आपका सही हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। याद रखना अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी लोकेशन अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना ये बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है, जो इंडोनेशिया, थाईलैंड यानी कि भारत की पूर्वी दिशा की ओर, जिसे दक्षिणी पूर्वी बोलते हैं। तो लोकेशन अगर आ जाए तो याद रखना भारत के दक्षिणी पूर्वी दिशा की ओर। तो भारत का दो दक्षिणी पूर्वी जैसे इस प्रकार, ये यहां है आपके, ये अंडमान निकोबार है। और अंडमान निकोबार की कैपिटल का जो नाम है लाडले, वो याद रखना पोर्ट ब्लेयर है। क्या भैया? पोर्ट ब्लेयर आपको ध्यान देना है। जबकि एक पर्सन बनता है यहीं पे आपके अंडमान निकोबार की एक जगह पड़ती है ग्रेट निकोबार। क्या पड़ती है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार का एक क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र को बोलते हैं भैया आपके इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। और इस इंदिरा पॉइंट को बोला गया भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। और बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट आपको याद रखना है। वो कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश का। अब सुनना, कावरती की बात आ जाए, ये लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की। और अगरतला पूछे, ये त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। यंगून नामक एक जेल है जो कहां पड़ती है? म्यांमार में। बाल गंगाधर तिलक को यहां पर 1908 में कैद किया गया था। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। कोई दिक्कत नहीं आज तक। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न, कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भाई साहब पेपर में ये बुक का क्वेश्चन तो अक्सर छपता है, बुक से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बुक के नाम लिखना चाहता हूं। जैसे एक बुक मिलेगी आपको, ट्रेन टू पाकिस्तान, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान नामक जो किताब है वो किसने लिखी है? एक पुस्तक मिलेगी माई कंट्री माई लाइफ। एक पुस्तक मिलेगी आपको पोस्ट ऑफिस नामक पुस्तक। एक पुस्तक मिलेगी स्पीड पोस्ट। एक पुस्तक मिलेगी आपको एग्जाम वॉरियर। एक पुस्तक मिलेगी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये नामक जो पुस्तक है। और एक पुस्तक याद रखना, हाफ गर्लफ्रेंड।
हाफ गर्लफ्रेंड, ये सभी पुस्तकें आपको ध्यान देनी है। जबकि जो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक है ये अरविंद घोष की है। लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम है, याद रखना, अनहैप्पी, अनहैप्पी इंडिया, दुखी भारत, दुखी भारत, दुखी भारत नामक पुस्तक किसकी है? तो याद रखोगे लाला लाजपत राय की। जबकि ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसकी है? तो आपका राइट उत्तर यहां बनेगा सर खुशवंत, खुशवंत सिंह की पुस्तक है ये। उसके बाद अगर पेपर में आ जाए माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक किसकी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, बार बार पेपर में छपता है, याद रखना, लाल कृष्ण, लाल कृष्ण अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी की पुस्तक है। पोस्ट ऑफिस नामक पुस्तक है रविंद्र, रविंद्रनाथ की, रविंद्रनाथ टैगोर की, जिसकी पुस्तक का नाम है गीतांजलि। गोरा, ठीक है। स्पीड पोस्ट नामक पुस्तक है शोभा, शोभा डे की, शोभा डे की। और एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक है नरेंद्र, नरेंद्र मोदी, यानी कि नरेंद्र मोदी की। उसके बाद में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यह पुस्तक है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। जबकि हाफ गर्लफ्रेंड नामक पुस्तक है चेतन, चेतन भगत, चेतन भगत की पुस्तक का नाम क्या है? हाफ गर्लफ्रेंड। एक पुस्तक और देना चाहता हूं आपको, पुस्तक का नाम है गीता रहस्य, गीता रहस्य। और एक पुस्तक देना चाहता हूं आपको मैं, पंचतंत्र, पंचतंत्र। ये दो पुस्तकें बताओ, कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे। पंचतंत्र, गीता रहस्य, ये किन की पुस्तकें? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके सामने, सुनना मेरी बात। अगर पेपर में आ जाए गीता रहस्य, याद रखना लोकमान्य की, लोकमान्य जिसे बोलते बाल गंगाधर तिलक। जबकि पंचतंत्र याद रखना विष्णु, विष्णु शर्मा की पुस्तक है। लेकिन एक व्यक्ति है विष्णु गुप्त, और विष्णु गुप्त की पुस्तक का नाम है आपके अर्थशास्त्र। लेकिन एक पुस्तक का नाम अगर किसी ने बता दिया मान जाऊंगा। कामासूत्रा पुस्तक का लेखक कौन है? सारे विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कामा, कामासूत्रा। तो कामासूत्रा नामक बुक का ऑथर कौन है? इसका राइटर कौन है? रचनाकार कौन है? ये सारे विद्यार्थी कमेंट में मुझे जवाब देंगे। अब पता चलेगा आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे क्या दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई आप। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बुद्धा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वाह क्या प्रश्न है। ऑप्शन में दिया गया सलमान रुश्दी, कपिल देव, अरुंधति रॉय या तस्लीमा आपके नरसिन। लज्जा नामक पुस्तक इसकी, लज्जा, लज्जा नामक बुक है इसकी, ये याद रखना। और कपिल देव की पुस्तक का नाम क्या है? क्रिकेट माई स्टाइल। बताइए, कपिल देव की पुस्तक का नाम क्रिकेट माई स्टाइल है, क्रिकेट माई स्टाइल। ठीक है, और सुनना, आपके अनुधत्ती रॉय की पुस्तक का नाम क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये आपको ध्यान देना है। उत्तर संख्या यहां पर क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट बन जाएगा। यहीं से दो चार पुस्तकें थोड़ी प्राचीन पुस्तकें पढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य की, उससे पहले की। एक पुस्तक का नाम लिखा मैंने आपके सामने, रहला पुस्तक, रहला, रहला पुस्तक किसने लिखी? एक पुस्तक का नाम है बाबर, बाबर नामा पुस्तक किसकी है? एक पुस्तक का नाम लिखा मैंने हुमायूं, हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा पुस्तक किसकी है? ये दोनों तीनों बुक बताना। अगर रहला नामक पुस्तक पूछ ले, अफ्रीका के मोरक्को से आया, फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक अफ्रीका यात्री इब्न बतूता,
इब्न बतूता। जबकि बाबरनामा बाबर ने स्वयं उर्दू भाषा में लिखी है, यानी कि बाबर। लेकिन खान अब्दुल रहीम खान ने इसको फारसी में अनुवाद किया। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं और बाबर दोनों के बारे में लिखा गया। तो यहां लिखोगे गुलबदन बेगम। ठीक है, एक पुस्तक का नाम बताओगे मुझे आप? इंडिका पुस्तक। एक पुस्तक मैंने आपको लिखी सर्वोदय पुस्तक। एक बुक का नाम लिखा मैंने गाइड पुस्तक। एक पुस्तक का नाम लिखा मैंने सनी डेज। और एक बुक का नाम लिखा मैंने आपके सामने, इंपोर्टेड, जो पेपर में बार बार आती है, रघुवंश। ये सारी पुस्तकें आपको बताना है। अगर पेपर में आ जाए इंडिका पुस्तक किसने लिखी, तो इंडिका पुस्तक बताओगे आप भैया मेग्स्थनीज ने। सर्वोदय पुस्तक याद रखना महात्मा गांधी ने। और गाइड पुस्तक लिखी है R.K. नारायण। जबकि सनी डेज लिखी है सुनील गावस्कर। लेकिन रघुवंश पुस्तक लिखी है आपके किसके द्वारा, याद रखना, इंपोर्टेड है। रघुवंश महर्षि कालिदास, जिसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को मेरे हिसाब से। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नामक पुस्तक किसकी है? अनुदत्ती रॉय की। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से, भारत का अंतरिक्ष शहर किसे बोलते हैं? अब अंतरिक्ष के बारे में तो पता होना चाहिए। जितने भी जो अंतरिक्ष कार्यक्रम से रिलेट या करते हैं उसे अंतरिक्ष शहर बोलते हैं। अब अंतरिक्ष शहर करने के लिए भारत का एक अंतरिक्ष केंद्र होगा जिसका नाम क्या है? इसरो। इसरो कब बना था? 15 अगस्त 1969 में, 71। सुना मेरी बात? इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो आपके बेंगलोर में है, बेंगलुरु। और इसरो का जो प्रथम अध्यक्ष वो याद रखना विक्रम साराभाई, जिनके नाम का खुद एक अंतरिक्ष केंद्र है केरल में। लेकिन इसरो के करंट यानी कि वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है, ये कमेंट करके आपको जरूर बताना है, वर्तमान इसके अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान से सुनना। अंतरिक्ष शहर किसको बोल दिया? उत्तरी निकल गया आपका बेंगलुरु को। इस बेंगलुरु को बोलते हैं उद्यानों का शहर, उद्यानों का शहर। लेकिन कई बार पेपर में आता है सर उद्यानों की बजाय हमने नाम सुना है बगीचों का शहर, बगीचों का शहर। तो बगीचों का जो शहर है वो याद रखना भैया किसको बोला गया? बगीचों का शहर कहा जाता है आपके कपूरथला, वो अलग है। और भी सुनिए, जैसे भारत का पेरिस किसे बोला है? भारत का पेरिस। और एक मिलेगा आपको अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किसको बोला है? एक मिलेगा मतलब भारत का मैनचेस्टर। एक मिलेगा आपको हिंद महासागर का मोती किसे बोलते हैं? मोती।
ये उपनाम आपको बताने हैं। जैसे भारत का पेरिस याद रखना आपके किसको बोला गया? जयपुर को। और इसी जयपुर को बोलते हैं हवा, हवा महल यहीं पड़ता है। और जयपुर को ही बोलते हैं पिंक, पिंक सिटी। जैसे राजस्थान में उदयपुर को व्हाइट सिटी, जोधपुर को आपके ब्लू सिटी कहा जाता है, और जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। सुनना, अरब सागर की रानी बोलते हैं कोची, कोची या कोचिन को। लेकिन भारत का मैनचेस्टर बोला गया अहमदाबाद को। आगे सुनना, अगर हिंद महासागर का मोती बोल दे तो याद रखना आपके श्रीलंका को बोला है, श्रीलंका। हिंद महाद्वीप का मोती किसको? श्रीलंका। लेकिन याद रखना अगर प्रश्न आ जाए आपके सामने कि सर स्वर्ण नगरी किसको बोला है? स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी। और एक और नाम मिलेगा आपको सूर्य नगरी, सूर्य नगरी। तो स्वर्ण नगरी बोलते हैं बेटा जैसलमेर, जैसलमेर। और सूर्य नगरी बोलते हैं जोधपुर को। और भारत का सूर्य उदय का देश किसे बोला गया? भारत में सूर्य उदय का देश अरुणाचल प्रदेश को। जबकि सूर्य उदय का देश जापान कहलाता है। मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे, डूबते हुए सूर्य का देश बोलते हैं ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड को। इस प्रश्न में कोई कहीं दिक्कत नहीं है। हैदराबाद में पड़ती है आपके चार मीनार, ये कई बार प्रश्न आता है। कोचिन को क्या बोला गया है? अरब सागर की रानी। मुंबई को बोलते हैं आपके आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी। तो भारत की आर्थिक राजधानी किसको बोला है? मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। 7 टापुओं का नगर मुंबई। भारत का हॉलीवुड मुंबई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगले क्वेश्चन को देखिए सभी बच्चे, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष, ये मान जाऊंगा अगर कोई बताता है तो। नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? करे भाई कमेंट सारे बच्चे। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। बताइए बताइए सारे बच्चे। हाँ, नीति आयोग आपको याद रखना है लाडले, ये किसी समय आपका एक दूसरे नाम से जाने जाने वाला आयोग था। इस नीति आयोग का जो पूर्व नाम है या प्राचीन नाम है, प्राचीन, वो याद रखना, इसे आपके योजना आयोग कहा गया, आयोग। और योजना आयोग था 1950 से लेकर 2000 आपके 15, ठीक है। उसके बाद में नीति आयोग बन गया। प्रश्न आता है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का वर्तमान आपसे पूछेगा, एक तो अध्यक्ष,
अध्यक्ष। एक पूछेगा आपसे उपाध्यक्ष, एक पूछेगा आपसे सीईओ, कार्यकारी अध्यक्ष। ये तीन बातें आपसे पेपर में आती है। सीईओ की बात करें तो याद रखना BR सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। और एक याद रखना उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग, नीति आयोग एक याद रखना आपके क्या है, नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं है, जिसे पूर्व में बोलते थे योजना आयोग, नीति आयोग, आज वर्तमान में नीति आयोग कहा जाता है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं इस नीति आयोग का पहला फर्स्ट अध्यक्ष और प्लस में वर्तमान कौन है, तो बोलोगे सर इसका अध्यक्ष होता है देश का पीएम। कौन होता है? देश का पीएम। 2015 से लेकर आज वर्तमान में इसका अध्यक्ष एक ही है, याद रखना नरेंद्र मोदी। क्या बताओगे? नरेंद्र मोदी। जबकि योजना आयोग का फर्स्ट जो अध्यक्ष था वो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू था। लेकिन योजना आयोग का जो पहला उपाध्यक्ष था उसका नाम याद रखिए गुलजारीलाल नंदा, जो हमारे देश का पहला और दूसरा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा संविधान कब लागू किया गया? यहां लागू की बात कर रहा है भारतीय संविधान। अगर एक छोटी सी बात करना चाहूं, संविधान का मतलब क्या होता है? नियम कानून विधि आदि का एक लेख, या बोल सकते हो किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए विधि कानून का एक संकल्प पत्र या पुस्तक, जिसे संविधान बोलते हैं। कानून की पुस्तक जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को धकेला जा सके, चलाया जा सके, उसे संविधान कहा जाता है। संविधान नामक शब्द का जो जनक था वो एक ब्रिटिश अधिकारी, याद रखना सर हेनरी मैन ने संविधान शब्द की उत्पत्ति या संविधान शब्द का निर्माण किया। तो यहां पे सुनना मेरी बात। अगर प्रश्न आ जाए संविधान शब्द का जनक कौन है, तो याद रखना एक ब्रिटिश अधिकारी है सर हेनरी मैन, सर हेनरी मैन। जबकि संविधान लागू करने वाला पहला देश जो लिखित नहीं अलिखित संविधान पूछेगा, अलिखित। तो याद रखना अलिखित संविधान किसका? 1600 जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तो याद रखना इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन कर सकते हो यहां पे, ब्रिटेन। तो विश्व का पहला संविधान किसने लागू किया? ब्रिटेन। और एक ब्रिटिश अधिकारी ने ही सबसे पहले संविधान शब्द को परिभाषित किया था। संविधान शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है, जिसे बाद में अंग्रेजी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। सुनना मेरी बात। अगर प्रश्न आ जाए भारत के संविधान का पिता किसे बोला गया या जनक, तो आपका यहां उत्तर बनेगा बी.आर. अंबेडकर। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। यहीं पे आपका प्रश्न बन जाए कि भारतीय संविधान, हमारा संविधान को कब अपनाया गया? इस अपनाया गए को ही बोलते हैं भारतीय संविधान कब पारित किया, कब इसे अधिकृत किया गया,
कब इसे अंगीकृत किया गया, अपना लिया, अडोप्ट कर लिया, तो 26 नवंबर 1949 को यह पेपर में घटना घटती है। लेकिन भारतीय संविधान जब लागू होगा तो हमारा देश कैसा देश बना, गणतंत्र, जिसे गणराज्य बोलते हैं, जिसका राष्ट्र का अध्यक्ष जनता द्वारा मनोनीत या निर्वाचित होगा, ऐसे देश को गणतंत्र या गणराज्य कहा जाता है। क्योंकि इसका अध्यक्ष वंशागत नहीं है, ये राजतंत्र नहीं, ये एक लोकतंत्र है। तो याद रखना, इसका संविधान, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है और इसी दिन हमारा संविधान या हमारा देश कैसा देश बना, तो याद रखना गणतंत्र। और ये जो गणतंत्र की बात है ये हमने कहां से ली है, तो याद रखना फ्रांस से। आपसे प्रश्न पूछ सकता है भारतीय संविधान या भारत एक गणतंत्र राष्ट्र होगा, ये बात हमने किस देश के संविधान से उठाई है, फ्रांस के संविधान से। मेरी बात सुनना यहीं पे, अगर आपसे प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान, ध्यान से सुनना, यहां पे पूछेगा भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है, निर्माण वो याद रखना आपके 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन व 2 घंटे के समय में बनाया गया। और दुनिया का, याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा और प्लस में भारी संविधान है, जो लगभग 3.75 केजी इसका क्या है, वजन है। लेकिन दुनिया का पहला लिखित संविधान, अगर प्रश्न आ जाए दुनिया का पहला लिखित संविधान, तो प्रश्न क्या मिलेगा, विश्व का प्रथम लिखित संविधान लागू किया था, लिखित संविधान, जिसके ही देश से हमने हमारा संविधान भी लिखा, तो याद रखना आपके यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका संविधान लागू कब हुआ, 1790 में, लेकिन बनके तैयार हुआ 1789 में। अगर प्रश्न आ जाए दुनिया का पहला लिखित संविधान किसका, यूएसए का, और सुनना, लिखित के साथ साथ दुनिया का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे छोटा संविधान भी किसका है, तो भी याद रखना यूएसए का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी विद्यार्थी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। राज्यसभा का जो सभापति होता है उसे बोलते हैं पदेन सभापति। क्या बोलते हैं, पदेन सभापति। पदेन का मतलब है कि सर उसका पद और किसी पद में ले लिया गया और बाद में उसे कहीं अलग कार्य करने के लिए पदेन व्यक्ति बना दिया गया। राज्यसभा के अंदर जो उच्च व्यक्ति होता है उसे सभापति बोलते हैं। और सभापति होता कौन है, याद रखना। अब प्रश्न आएगा राज्यसभा का सभापति का वेतन कितना होता है, वेतन, तो याद रखना 4 लाख रुपए। राज्यसभा का पदेन सभापति, याद रखना यह देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हो सकता है, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो बन जाएगा। सभापति कोई हम क्या बोलते हैं, देश का उपराष्ट्रपति बोलते हैं। सभापति बनने के लिए न्यूनतम एज पूछेगा, कम से कम आयु, तो याद रखना 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। सभापति के चुनाव में वोट कौन कौन करेगा, यानी कि मत कौन कौन देगा, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, इनके सभी सदस्य। और सभापति का जो चुनाव प्रकार है, प्रकार कैसा होता है, उसे बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, या इसे बोल सकते हैं आपके अप्रत्यक्ष, जिसमें जनता भाग नहीं लेती। सुनना, उपसभापति के चुनाव में जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, जमानत राशि जो आरबीआई बैंक को देनी पड़ेगी 15,000 रुपए।
क्यों? क्योंकि जब आपको चुनाव में 1 मत हासिल नहीं होते तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, चुनाव को आप सीरियस ढंग से ले सको। सन 1997 से पहले जमानत राशि मात्र 2500 रुपए थी, 2500 रुपए। तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल ही गया मेरे हिसाब से कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देश का उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? शपथ तो याद रखना आपके राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? त्यागपत्र। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को। अब ध्यान से सुनना, उपराष्ट्रपति अपने पद पे जब कभी आएगा तो क्या करेगा? कार्यकाल। तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति को हटाना है, हटाना, तो ये केवल कौन डिसाइड करता है? केवल राज्यसभा। कौन डिसाइड करता है? राज्यसभा डिसाइड करता है। ये आपको याद रखना है पक्का पक्का। अगर प्रश्न आ जाए राज्यसभा का जो सभापति था वो प्रथम कौन था? प्रथम, तो आपका जवाब मिलेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऐसा व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति बनने के बाद देश का बड़ा नागरिक बन गया, राष्ट्रपति बना, तो याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक बात सुनना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की एक जयंती आती है जिस दिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, 5 सितंबर को। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्या दिया? नेक्स्ट प्रश्न, आप दिया, माफी चाहता हूं, आप पार्टी का पूरा नाम बताना है। ये अच्छा प्रश्न है। आप आम आदमी पार्टी, कमेंट करके बताइए सारे विद्यार्थी फटाफट से। आम आदमी पार्टी, सिंपल सी बात है, आम आदमी पार्टी, यहां राइट उत्तर होगा आम आदमी पार्टी, जो 26 नवंबर आपके 2012 में केजरीवाल के नियंत्रण में इसका गठन किया गया, जिसका चुनावी चिन्ह यानी कि चुनाव जो चिन्ह है वो याद रखना झाड़ू की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, चुनावी चिन्ह। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर जिसने भी जीके जीएस की जो प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 नहीं देखे वो पहले देखे, क्योंकि आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी भी कहना चाहता हूं, जो भी चैनल पे हमारे साथ नए बने हैं सभी से हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। अगर आप कोई हमारे पास ऑफलाइन आपके लिखित परीक्षा के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करना चाहता है तो जयपुर राजस्थान में ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर आ सकता है लाडली। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।